हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों, आज हम लोग सुबह मॉर्निंग में अपना करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट सेशन कर रहे हैं। मैं बेसिकली द इंडियन एक्सप्रेस देके आता हूँ और द इंडियन एक्सप्रेस में जो भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट खबर होती है या हमारी जो नॉन पॉलिटिकल जो खबर होती है उसको हम लोग कवर करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो पॉलिटिकल खबर होती है वो बेसिकली कैसे हमारे दिमाग को अपाहिज कर देती है। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी नॉलेज के लिए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या क्या कवर कर सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में। तो सबसे पहले पेज पे चलते हैं। सबसे पहला पेज पे ये जो आपको ये खबर दिख रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो फेज़ 2 का ट्रायल होने वाला इंडिया में, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है वो ह्यूमन ट्रायल कर रही है, स्पेशली इन इंडिया में। देखिए, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वो बेसिकली एस्ट्राजेनेका जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, एस्ट्राजेनेका नाम ध्यान रखिएगा। एस्ट्राजेनेका क्या है? ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, दवाइयाँ वगैरह बेसिकली इस पर शोध संस्थान करती है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी दोनों ने मिलकर के एक वैक्सीन बनाई थी। मैं वैक्सीन का नाम बताना नहीं चाहता हूँ लेकिन आप लोग फिर पूछने लगते हो कि सर वैक्सीन जो उसका नाम बता दीजिए। देखिए, जब वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी स्पेशली, या फिर वो देश कह देगा कि हमारा जो है सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं, तभी मैं आपको वैक्सीन का नाम बताना चाहता था। लेकिन चलिए ठीक है, इसका नाम है CHADOX1, ठीक है, एन नोवेल कोरोना वायरस 19, ये इस पूरी वैक्सीन का नाम है। इसे कभी कभी लोग कहते हैं ADD और क्या कहते हैं 1222 AZD 1222, इसको इस नाम से भी शॉर्ट फॉर्म में इस नाम से भी जानते हैं। वैसे वैक्सीन का नाम ये है CHADOX1 नोवेल कोरोना वायरस 19, ठीक है। तो इस वैक्सीन को क्या कहते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्लस एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया था और इसका ट्रायल्स किए। कहाँ पे ज़्यादा ट्रायल्स किए? बेसिकली यूरोप के कंट्रीज में। यूरोप में इन्होंने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल्स पे ट्रायल किए। उसके बाद इन्होंने अफ्रीका रीजन पे किए, ठीक है, और अफ्रीका रीजन पे, इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया रीजन पे किए, उसके बाद इन्होंने जो आपका कैरेबियन सी है उसके आसपास के जितने क्षेत्र है वहाँ पे बेसिकली उन्होंने ह्यूमन ट्रायल किया। अभी क्या हो रहा है, इंडिया में बेसिकली अलग एक प्रकार का जीन होता है, ठीक है ना, लोग की जो अलग प्रकार की जो हेल्थ कंडीशन होती है, जो मेंटल कंडीशन होती है, उसके हिसाब से यहाँ पे जो ट्रायल चल रहा है वो अभी फेज 2 में चल रहा है, ठीक है, फेज 2 में स्टार्ट होने वाला है। और बोला गया है फेज 2 के जस्ट अगले बाद एक वीक में फेज 3 का भी ट्रायल वो लोग पूरा कर लेंगे। फेज 3 का भी ट्रायल बेसिकली कुछ समय बाद पूरा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली बात क्या है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने एक बयान दिया है कि हम अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो डोजेस है वो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे फेज के ट्रायल नहीं पूरे हो रहे, तो यहाँ पे वैक्सीन बनाने का भी क्या मतलब है? देखिए, यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII का बहुत नाम आता है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, अब ये कहां से कंपनी आ गई? देखिए, ये एक इंस्टीट्यूट है जो बेसिकली सीरम को क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। ये सीरम का कोई खोज वोज नहीं करती, बस ये सीरम जो है, कोई भी जो सीरम बनती है या कोई भी वैक्सीन बनती है उसका नंबर ऑफ प्रोडक्शन करती है। और मैं इसको बारे में बताता हूं, तो ये इंडिया के इंस्टीट्यूट है स्पेशली, और नंबर ऑफ वैक्सीन बनाने के मामले में ये वर्ल्ड में नंबर 1 है। मतलब वर्ल्ड में इससे ज्यादा नंबर्स ऑफ वैक्सीन कोई भी नहीं बनाता है, बेस्ड इन द पुणे, ठीक। अब इसने क्या बोला है कि हम अभी से ही जो है कोरोना वायरस की वैक्सीन है जो हमारे पास है उनका हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, कि ताकि अगर दिसंबर के अंत तक ये जितना भी ट्रायल्स चल रहे हैं अगर वो पूरी तरह सक्सेसफुल होते हैं तो हम एट रैंडमली उसके मार्केट में उतार सकते हैं। अगर खुदा ना खस्ता कि ये चीज अगर एक ट्रायल पूरे नहीं हो पाते और कुछ ना कुछ उसमें कुछ ना कुछ फॉल्ट निकल आता है, ग्लिच निकल आती है, तो फिर क्या होगा? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो भी उसका खर्चा होगा या जो भी उसका नुकसान होगा ये खुद उठाएंगे, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट की कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, ठीक है ना। और यहाँ पे इनकी जो बात है वो बात मान ली है ICMR ने,
ICMR ने इनकी जो है बात वो मान ली है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष हैं, जो हेड है, वो कौन है? बलराम भार्गव जी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपसे पूछ सकते हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड में नंबर ऑफ वैक्सीन बनाने के मामले में सबसे ज़्यादा है। ICMR के बारे में पूछ सकते हैं, ICMR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, लिख सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और इसके जो अध्यक्ष है वो कौन है? डॉक्टर बलराम भार्गव जी हैं। ठीक, आगे बात करते हैं कि यहाँ पे एक अभी मिनिस्ट्री की तरफ से, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से परमिशन नहीं मिली है। जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, देखिए हेल्थ मिनिस्ट्री सीधे अपनी परमिशन नहीं देती है, उसकी जो इकाई है एक डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, जैसे आप बोलते हो DGHS। ठीक है, कभी कभी इसके बारे में पूछ लेते हैं इसका फुल फॉर्म क्या है। तो DGHS जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, उसने अभी अपनी परमिशन नहीं दी है। उसने बोला कि ठीक है, ICMR की परमिशन तो मिल गई है आपको, एक बार आप फेज 2 और फेज 3 का ट्रायल जो है वो पूरा कर लीजिए, उसके बाद हम आपको पूरी तरह से परमिशन दे देंगे। ठीक है, तो ये सही बात भी है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक सेफ जो है वो चीज लेके चल रही सेफ साइड, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं अगर फेज 3 में खुदा ना खास्ता कुछ आपके जीन्स में परिवर्तन होने लग जाए, तब आप क्या करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज क्या है हमारी? ये नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स। यहां पे आपको दो फोटो दिख रही होंगी आपके लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो ये बेसिकली दो पर्सन है, सुरेंद्र सिंह और ज्योति अरोड़ा। नाम ध्यान रखना है, सुरेंद्र सिंह और ज्योति अरोड़ा। इन दोनों को अभी बेसिकली क्या मिलने वाला है? टीचिंग के मामले में, ठीक है, टीचिंग के मामले में इनको नेशनल अवार्ड मिलने वाला है। ठीक है, नेशनल अवार्ड फॉर टीचर्स इनको मिलने वाला है। ये नॉमिनेट हो चुके हैं। नॉमिनेट क्या, इनके लिए तय हो चुका है कि इन दोनों को बेसिकली अवार्ड मिलेगा, नेशनल अवार्ड। आपको पता है जो भी हमारे यहाँ देश में नेशनल अवार्ड मिलते हैं, चाहे वो खेल संबंधित हो, चाहे वो आपकी कलाकारी संबंधित हो या आपकी टीचिंग से रिलेटेड हो, वो कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। ठीक है, तो ये बाय द प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है। अच्छा, एक मैं बात करना चाहता हूं, अगर हम लोग टीचिंग की बात कर ही रहे हैं तो एक बात समझिएगा, नेशनल ये बताइए कब दिया जाता है? 5 सितंबर को क्या मनाते हैं और 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? दो अलग अलग डेटे हैं और एक मंथ का गैप है। क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को तो बताते हैं नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? नेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। 5 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। इंटरनेशनल टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी मैं बात बताना चाहूंगा, वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी ने ना बेसिकली इनको अवार्ड क्यों दिया जा रहा है? ये पहले प्राइमरी के टीचर थे। प्राइमरी का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर जो 5 तक के बच्चे होते हैं उनको जो पढ़ाया जाता है वो प्राइमरी के टीचर कहलाते हैं। तो प्राइमरी के टीचर थे पहले, इनका टीजीटी क्लियर हुआ। ठीक है, टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन होगा। टीजीटी में क्या होता है? 6 क्लास से लेकर के आपको बेसिकली 10th क्लास तक को पढ़ाना होता है। उन्होंने वो एग्जामिनेशन क्लियर किया, लेकिन उन्होंने वो नौकरी छोड़ करके वो चाहते थे कि जो भी वो बच्चे पढ़ाएं वो उनका फंडामेंटल वो क्लियर करवाना चाहते थे बच्चों का। इसलिए उन्होंने तय किया कि वो बेसिक में ही रहेंगे, प्राइमरी में ही रहेंगे। उन्होंने प्राइमरी की जॉब नहीं छोड़ी और प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाना उन्होंने जारी रखा। 21 साल से अपनी जो है वो अपनी क्या कर रहे हैं? अपना सहयोग दे रहे हैं। ठीक है, और ज्योति अरोड़ा जी हैं वो एक कॉलेज की स्कूल की बेसिकली क्या है? प्रिंसिपल हैं, तो उनको भी बेसिकली दिया जा रहा है। ठीक है, दोनों दिल्ली से बिलोंग करते हैं। चलिए पेज नंबर 13 पे चलते हैं। यहाँ पे पेज नंबर 13 पे द वर्ल्ड की न्यूज है। एक वॉल्केनो आया हुआ है, वॉल्केनो का मतलब ज्वालामुखी। ठीक है, सुमात्रा में आया हुआ है और सुमात्रा कहाँ पड़ता है? इंडोनेशिया में पड़ता है। माउंट सिनाबंग, ठीक है, वहां की एक चोटी है। देखिए एक वोल्केनो आया हुआ, इसे वोल्केनो का नाम नहीं बताया है। ठीक है, वोल्केनो का नाम नहीं बताया है, लेकिन अभी हाल ही में वोल्केनो आया हुआ है। आपसे पूछ सकते हैं कहाँ पे आया हो? सुमात्रा में। और सुमात्रा एक सिटी है। सुमात्रा क्या है? सिटी है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की एक सिटी है।
ठीक है। अगर आपसे चोटी का नाम पूछते हैं, किस चोटी पे आया हो, तो माउंट सिनाबंग में आया हुआ है, ठीक है, माउंट सिनाबंग, ठीक है, माउंट सिनाबंग ये एक चोटी है, ठीक है, कहाँ की, इंडोनेशिया में, सुमात्रा में है, वहां पे बेसिकली आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी मैं इंडोनेशिया की बात करना चाहता हूं तो कर सकता हूं, ठीक है, स्टैटिक जीके में चलता हूं। इसके जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो, जोको विडोडो, ठीक है, विडोडो, जोको विडोडो इसके प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। और इसमें जो मुद्रा चलती है वो मुद्रा कौन सी चलती है, इंडोनेशियन रुपया चलती है। कौन सी चलती है, इंग्लिश में लिख देता हूं, इंडोनेशियन रुपया, रुपया चलती है, ठीक है। और इसकी राजधानी क्या हो जाएगी, राजधानी जकार्ता है, जकार्ता, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है आप लोगों को। आगे चलते हैं पेज नंबर 13 पे, द वर्ल्ड के पेज पे ही चलते हैं और कहीं नहीं चलना है। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के दिन की, और ये आपको समझना भी पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक देश है रशिया के पास में, बेलारूस नाम का, वहां पे लार्ज नंबर ऑफ पीपुल्स आए हैं, गैदरिंग कर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं बेलारूस के राष्ट्रपति के खिलाफ। तो यहाँ पे एक कंट्री है जो बेसिकली आपके वेस्ट क्या कहते हैं, ईस्टर्न यूरोप में है, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप में समथिंग है, लिख सकते हैं पूर्वी यूरोप, ठीक है, पूर्वी यूरोप में कंट्री है। और ये रशिया से, जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा रशिया का इलाका है, तो यहाँ पे ये बेलारूस है, यहाँ पे, ठीक है, ये बेलारूस है ये, और बाकी सब यहाँ पे ये कौन सी कंट्रीज हैं, ये यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो बेलारूस या रूस से अटैच है, पहली बात तो ये रूस से अटैच है। और यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहाँ पे लार्ज प्रोटेस्ट हो रहा है, एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लार्ज प्रोटेस्ट। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं, सिर्फ ऐसा वैसा प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, बेसिकली जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी पुलिस वाले हैं, इवन जहां तक कि जो भी गवर्नमेंट संस्थानों में काम करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ मीडिया, पुलिस, ठीक है, प्लस गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस जितने भी आम नागरिक हैं, वो सब के सब यहां पर क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, ये बात समझिएगा। ये जो बेलारूस है, ये 1900 आजाद तो थोड़ा पहले ही हो गया था, मतलब रूस से अलग हो गया था, जो सोवियत संघ है उससे पहले ही अलग हो चुका था, लेकिन 1991 में इसका संविधान बना, इसका जो है वो संविधान बना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना। अब 1994 में, उसके 3 साल बाद 1994 में क्या हुआ, यहां पे पहला चुनाव हुआ बेलारूस का। जो कॉन्स्टिट्यूशनल चुनाव होता है, जो पहला चुनाव होता है, वो हुआ लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, जिसमें से जो राष्ट्रपति हैं वो चुने गए। और राष्ट्रपति कौन थे, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, मैं लिख देता हूं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको 1994 में राष्ट्रपति घोषित हुए, ठीक है। आज मैं बताता हूं हुआ क्या, ये है कि 9 अगस्त 2020 को एक चुनाव हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, और उसमें जो राष्ट्रपति चुने गए हैं ना, उसमें जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो सेम चुने गए हैं, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अच्छा ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, 2020 में भी चुने जा सकते, क्यों नहीं चुने जा सकते। लेकिन आपको मैं बता दूं, जब से चुनाव पहला स्टार्ट हुआ था और आज तक का जितना भी चुनाव है, वो सारे के सारे टर्म ओवर में अलेक्जेंडर लुकाशेंको ही रहे हैं। मतलब 94 से लेकर के 2020 तक जो भी टाइम पीरियड है उसमें लुकाशेंको ही विनर रहे हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और खड़ा ही ना हुआ हो? जी हाँ, यहां यही हुआ है। यहां हुआ था कि जब 9 अगस्त को चुनाव होने वाले थे, उससे कुछ महीने पहले बेसिकली 3% जो है वो खड़े हुए थे अपोजिशन में।
तो यहाँ पे इनकी इतनी ज्यादा चलती है कि मिलिट्री सब इनकी बात मानती है, ठीक है। यहाँ तक कि जो मीडिया थी वो भी इन्हीं की हमेशा बढ़ाई करती थी। मैं आपको कोई भी पॉलिटिकल टर्म में नहीं बताना चाह रहा, लेकिन मैं यहाँ पे बात ये है कि जो है अपने देश के लिए देखें कैसे एक डिक्टेटरशिप का माहौल पैदा किया गया। यहाँ पे बेसिकली क्या है, अपोजिशन में 3 लोग खड़े हुए थे और पहले पर्सन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल भेज दिया गया, ठीक है। दूसरे पर्सन को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने के लिए जेल भेज दिया गया और तीसरे पर्सन को जेल पहुंचाना बहुत मुश्किल था, लेकिन तीसरे पर्सन को भी सिर्फ इस बात के लिए जेल, उन्होंने 1 लाख जो समथिंग उन्होंने क्या कहते हैं सिग्नेचर नहीं लिए, उसके मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव उन पे बाधाएं डाली और इसकी वजह से ये अयोग्य घोषित हो गए और एट लास्ट इनको भी जेल भेज दिया गया था। इसके बाद क्या हुआ, जो तीसरा पर्सन था, इनकी जो वाइफ थी, इनका वाइफ का नाम सोवियात्रा, हाँ इनकी वाइफ का जो नाम था सवेतलियाना था, लियाना, ठीक है, सवेतलियाना नाम था। और फिर इनकी वाइफ खड़ी हुई। अब मैं आपको बताता हुआ क्या, जब इनकी वाइफ जब भी रैली करती थी तो इनमें कम से कम लाखों की भीड़ आती थी, जबकि जब अलेक्जेंडर लुकाशेंको जब अपनी रैली कर रहे थे वह हजारों की भीड़ भी नहीं आती थी। और जब आखिरी जब 9 अगस्त को जब वोटिंग हुई, इसके बाद जब फाइनल वोटिंग काउंटिंग हुई तो देखा गया कि अलेक्जेंडर लुकाशेंको जो है वो 80% वोटों से जीत गए हैं, ठीक है। इनके जीतने के तुरंत बाद जो इनकी वाइफ थी, जो थर्ड पर्सन की वाइफ थी सोवेतलियाना, उन्होंने देश छोड़ दिया और वो देश छोड़ करके चली गई, ठीक है। बात उन्होंने अपने मीडिया रिपोर्ट में बोला कि जो है उनकी जान को खतरा है, वहां पे थ्रेट दिया जा रहा है बाय द अलेक्जेंडर लुकाशेंको, ठीक है। तो कैसे अपोजिशन को इन्होंने पूरा का पूरा धराशायी कर दिया और एक डिक्टेटरशिप कायम करी हुई है 1994 से लेकर के 2020 तक। तो मेरा यहां बताने का यह मतलब था। और कैसे मीडिया प्लस आपकी आर्मी, वहां की इलेक्शन कमीशन, वहां की सुप्रीम कोर्ट तक बेसिकली क्या है इनके ही दायरे में सब रहती है। मेरा बस बताने का इतना सा मतलब है कि ये कंडीशन कभी भी अपने कंट्रीज में पैदा मत होने दीजिएगा। ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट की जो भी बड़ाइयां होती हैं वो आम आदमी को कभी नहीं करनी चाहिए। वो काम होता है खुद गवर्नमेंट का, ठीक है, वो गवर्नमेंट कर रही है अपना काम, लेकिन यहां हमेशा आम आदमी का रोल क्या होता है, आम आदमी का रोल ये होता है कि वो गवर्नमेंट से क्वेश्चन आस्क करे और उसके एवज में उसको जेल में ना बंद करा जाए, ठीक है। ये बात होती है। चलिए, हो सकता है आप लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, ठीक है। वैसे मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। जो मैं बात कर रहा था बेलारूस की, तो बेलारूस के राष्ट्रपति का नाम तो पता ही चल गया आपको, ठीक है। बेलारूस की जो राजधानी है, जो प्रेजेंट टाइम में राजधानी है, वो क्या है, मिन्स्क है। क्या है, मिन्स्क, MINSK, मिन्स्क, या हिंदी वाले बच्चे इस तरह से लिख ले, मिन्स्क है, ठीक है। और इसकी जो मुद्रा है, जो करेंसी है, वो क्या है, बेलारूस रूबल है। लिख लीजिएगा, बेलारूस रूबल, ठीक है। आप बोलोगे रशिया में भी रूबल चलती है, तो रशियन रूबल है। रूस में चलती है वो रशियन रूबल चलती है। यहाँ पे जो बेलारूस में चलती है वो बेलारूसियन रूबल है। वैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि रूस ने भी बोला है कि अगर बेलारूस के राष्ट्रपति चाहते हैं तो हम उनको आर्मी प्रोवाइड करेंगे। भाई किस लिए आर्मी प्रोवाइड करो, क्योंकि जनता को मारने के लिए। चलिए क्या कर सकते हैं, अगस्त के जो डेज हैं उन पे चलते हैं। मैंने आपको अगस्त का डेज बताए थे, ठीक है। तो अगस्त के डेज जो है उन पे चलते हैं। अगस्त का जो आज डे है वो कोई खास डे नहीं है। 24 अगस्त को कल डे था, नेशनल मैरीलैंड डे था। 24 अगस्त को था, 24 अगस्त को था नेशनल मैरीलैंड डे। वैसे नेशनल मैरीलैंड डे कहीं कहीं यहाँ तक कि विकिपीडिया में भी कहा 25 मार्च दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए नेशनल मैरीलैंड डे, ठीक है। ये 24 अगस्त को होता है, ठीक है। बहुत सारी जगह कई वेबसाइटों में भी 25 मार्च दिया गया है, वो 25 मार्च वहां पे भी सही है, ठीक है। अलग अलग नेशनल मैरीलैंड डे, ये अलग अलग कंट्रीज का मैरीलैंड डे है, ठीक है। तो यहां से अगर आपसे पूछते हैं कि नेशनल मैरीलैंड डे कब होता है, तो अगर 24 अगस्त और 25 मार्च दोनों ऑप्शन में है तो आप पहले 25 मार्च वाला लगाएंगे, ठीक है। बाद में यहां वाला लगाइएगा।
चलिए आगे बात करते हैं। एक ये न्यूज है जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बॉम्बे हाईकोर्ट का एक ऑर्डर है, ठीक है, ये मुझे बताना बहुत जरूरी है और इसके बाद लेक्चर का एंड कर दूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्लैम किया है गवर्नमेंट को। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, आपको पता होगा जब CAA शुरुआत में जब अपनी गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया था तो यहाँ पे एक खबर उठ के आई थी। खबर ये उठ के आई थी कि जो तबलीगी जमात हैं उन्होंने ही इंडिया में फैलाया हुआ है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने इस बात पे बॉम्बे हाईकोर्ट, यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्यों स्लैम किया है? स्लैम करने का मतलब तमाचा मारना नहीं होता, स्लैम करने का मतलब होता है एक जम के फटकार लगाना, ठीक है। तो यहाँ पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या स्लैम किया है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह स्लैम किया है कि जो है हाउ द गवर्नमेंट कैन रिएक्ट ऑन दिस मैटर, ठीक है, और कैसे मीडिया उस चीज का प्रोपेगेंडा कर रही है। देखिए अगर कोई चीज पैंडेमिक आया हुआ है, कोई बीमारी पैंडेमिक आई है, तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि वो एक खास वर्ग के लोगों ने, मैं सीधे बोलता हूं यहाँ पे कि है मुस्लिम ने करा है, कुछ लोग बोलेंगे हिंदू ने करा है। देखिए ये राजनीति होती है, ठीक है। जब पैंडेमिक आई है ना तो वो पूरी दुनिया झेलेगी, इसीलिए वो पैंडेमिक है बच्चे, इसलिए वो पैंडेमिक है, एपिडेमिक नहीं है इस वजह से, ठीक है। एपिडेमिक होती तो मैं मान भी सकता था कि चलो भाई एक खास वर्ग के लोगों ने फैलाई। जब वहां पैंडेमिक फैली हुई है तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वहां तबलीगी जमात के लोगों ने फैलाई होगी तबलीगी। तो यहां पे बेसिकली यही बात हुई थी कि तबलीगी जमात के ऊपर बेसिकली जो है वो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा चलाया गया, ठीक है। गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर FIR दर्ज करी गई सिर्फ इस बात को लेकर के कि जो CAA का प्रोटेस्ट हो रहा था उसमें ना लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स इकट्ठा हुए। बेसिकली देखिए CAA तो गलत था ही एक तरह से, क्योंकि वो सीधे जो सेक्शन मैं बात करूं कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 15, 16 और 21, 19 और 21 का A, इन सब का उल्लंघन करता है CAA। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात इस पे चलते हैं, अभी इस पे इसलिए चलते हैं क्योंकि यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने खुद गलत ठहराया है। अब यहां पे एक बात समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि जब नमस्ते ट्रंप हुआ था, नमस्ते, ठीक है, नमस्ते ट्रंप हुआ था तो फिर लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग हुई थी ऑफ द पीपुल की, ठीक है। ये मेरा कहना नहीं है, यहाँ पे मैं जितने भी आपको बातें करता हूँ सब इंडियन एक्सप्रेस की होती हैं। यहाँ पे जब नमस्ते ट्रंप हुआ था तब वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट का कहना था कि लार्ज नंबर ऑफ गैदरिंग हुई थी, नंबर ऑफ पीपुल लाखों की तादाद में आए हुए थे। तब आपने फिर वहां पे क्यों नहीं आरोप लगाए? क्योंकि तब तक तो पैंडेमिक आ चुका था अदर कंट्रीज में और इंडिया में भी केसेस आ चुके थे तब तक, फिर वहां पे आपने क्यों नहीं रोका? यहां पे आप इनके ऊपर क्यों FIR करो? फिर तो नंबर ऑफ FIR फिर बहुत सारे लोगों के ऊपर होनी चाहिए जो इसमें आए थे, इसमें आए थे, ठीक है। तो यहां पे इस बात के लिए स्लैम किया है, ठीक है। दूसरी बात मैं कर लेता हूं, थोड़ी सी स्टैटिक की बात कर लेता हूं। जो बॉम्बे हाईकोर्ट है वो बेसिकली किन किन टेरिटरीज में अपनी क्या कहते हैं उनका कार्यकाल चलता है। तो यहां पे मैं बता देता हूं कि जो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं चलता, महाराष्ट्र की अगर कोई भी सुनवाई होती है तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट में होगी। इसके साथ साथ क्या कहते हैं पुणे बोल रहा हूं, गोवा, जो गोवा राज्य है, गोवा राज्य का अपना कोई भी हाईकोर्ट नहीं है, तो गोवा में भी जो भी क्या कहते हैं सुनवाई होती है वो भी बॉम्बे हाईकोर्ट के अधीन ही होती है। इसके साथ मैं बात करता हूं दादर तथा नगर हवेली, दादर तथा नगर हवेली, नगर हवेली, जो ये हमारी जो क्या कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं उसे यूनियन टेरिटरी है, वो भी इसके अंतर्गत आती है। और चौथे नंबर पे बात करते हैं दमन दीव, दमन और दीव, दमन और दीव, दमन और दीव भी जो है वो भी हमारे अंडमान निकोबार बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर आती है। इसके जो चीफ जस्टिस का नाम पूछ सकते हैं BP धर्माधिकारी, BP धर्माधिकारी, धर्माधिकारी, ठीक है। कौन है? चीफ जस्टिस है, किसके हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज की जो है वो मैं यहीं तक रखता हूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, ठीक है। तब तक चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।